नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले 10-15 दिन से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जबरदस्त हिंसा चल रही है। हिंसा प्रति हिंसा आप उसको कह सकते हैं। अनधिकृत तौर पर तो सूचना मिल रही है कि वहाँ 40 से ज़्यादा कश्मीरी मारे जा चुके हैं। अ, जम्मू कश्मीर की पुलिस और रेंजर वहाँ की सेना की फायरिंग में, बल प्रयोग में, और इधर से भी हमले हुए हैं। तो उनका एक एसएचओ, कुछ दूसरे पुलिस अधिकारी वो भी घायल हुए हैं, मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार हिली हुई है क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का एक तरीके से कहें तो विद्रोह पहली बार पीओजेके में देखने को मिल रहा है। तो एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये हालात वहाँ पैदा क्यों हुए हैं और क्या भारत जो भारत की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही कहते रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है और पार्लियामेंट इस पर एक प्रस्ताव ऑलरेडी 90 के दशक में पारित कर चुकी है। तो अल्टीमेटली ये हम वापस लेंगे। राजनाथ सिंह साहब का भी बयान था, उसका भी चर्चा करेंगे। तो क्या भारत अभी हस्तक्षेप करेगा या आगे चलकर किसी मोड़ पर, किसी बिंदु पर भारत के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी? और क्या तब तक पीओजेके के नागरिक जो हैं वो तैयार हो चुके होंगे भारत के साथ मिलने के लिए? इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो कुछ पीओजेके में हो रहा है, उसका जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या उन पर किसी तरह का इम्पैक्ट हम देखेंगे? और मेरे साथ काफ़ी समय बाद जुड़ रहे हैं, उनको खोजा है, रमनीक सिंह मान, जो मेरे मित्र भी हैं और बहुत स्नेह भी रखते हैं। रमनीक सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और साहब, वाकई बहुत लंबा अरसा गुजर गया आपके साथ बैठ के गपशप किए। जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं पीओजेके। ये जो कुछ चल रहा है रमनीक सिंह जी, चूंकि आप तो जियो पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं और समझाते भी हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि पीओजेके में चल क्या रहा है और इसके संदेश और संकेत भारत के लिए भी क्या है और पूरी दुनिया के लिए क्या है? तो साहब देखिए, पहले ना आपको एक बड़ा कानवास देखना पड़ेगा, एक आपको बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी कि दर हकीकत, दरअसल वास्तव में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो अगर आप उस बिगर पिक्चर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ना केवल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, बल्कि सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो तमाम जो 5 सूबे हैं पाकिस्तान के, सबके अंदर किसी ना किसी कारण से एक अनरेस्ट चल रहा है। और उस अनरेस्ट को मतलब स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल जो है, वो कंट्रोल से बाहर जाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे इंसिडेंट हुए कि पिछले साल 9 मई को जो पाकिस्तान के अंदर एक सिविल राइट की स्थिति बनी, एक सिविल अनरेस्ट हुआ, वहां पे सिविल डिसोबीडियंस हुई। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जो एक आम आवाम है, शहरी है, नागरिक हैं, उन्होंने रावलपिंडी में जो गैरिसन हेडक्वार्टर्स है, जो जीएचक्यू है, वहां पे, या लाहौर में, या तमाम जगहों पे जर्नैलों के जो घर हैं उनके अंदर जाके उन्होंने अपने विद्रोह का एक संकेत दिया। तो जी। अब वो चीजें इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे कि अभी जो इंतखाबात हुआ, यानी कि इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर, उन इलेक्शंस के बाद मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके ऊपर एक बैन लगा था, उसके जो नुमाइंदे हैं, कारकुन हैं, यानी कि कार्यकर्ता, वर्कर्स हैं, जो जो उनके लीडरान हैं, वो जो चुनाव में खड़े हुए,
उन इलेक्शंस में खड़े होने के बाद दे केम आउट टू बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मुराद कहने की ये है कि यदि वो अपने दम पे लड़ते, बाहैसियत पार्टी लड़ते, ये इमरान खान की लीडरशिप में लड़ते, अगर इमरान खान को बैन ना किया जाता, तो बावजूद इस फैक्ट के कि एस्टैब्लिशमेंट यानी कि पाक फौज का जो दूसरा नाम है पाकिस्तान के अंदर, वो एस्टैब्लिशमेंट है, या डीप स्टेट के चाहने के बावजूद, लाख चाहने के बावजूद, वो फिर से सत्ता में आते और सरकार बनाते। और जी। चूंकि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी ने इतनी मजबूती से चैलेंज दिया है पाक एस्टैब्लिशमेंट को, पाक आर्मी को, तो वो चाहते नहीं थे कि ये सत्ता में आए। तो एक जो बॉइल अप है, एक बिल्डअप है, एक प्रेशर है। और आप देखिए कि कितनी दिलचस्प स्थिति है, क्यों दिलचस्प कहेंगे इसको, कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास आज भी बहिस्ते पार्टी, उनको अबॉलिश किया हुआ है, उनके उनके ऊपर बैन लगा रखा है, और मतलब किसी ना किसी केस में इमरान खान को अंदर किया गया है, चाहे वो जो तोहफे हैं उनको बेचने की बात हो, या इलीगल मैरिज की बात हो, या स्टेट सीक्रेट्स को लीक करने की बात हो, तमाम तरीके के उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए। बावजूद उसके जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान की, वो और जो पाक एस्टैब्लिशमेंट है, पाक फौज है, वो आज की डेट में आमने सामने है, वो सीधी टकराव की स्थिति में। तो कई लोग स्थिति को भांपते हुए नहीं ज्यादा बोल रहे और कई बोल रहे हैं। वहीं आप दूसरी जानिब देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे, तो बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरीके का हालात हैं कि जहां पे विद्रोह जो है वो चरम सीमा पे है। और ऐसे ही टीटीपी को लेके भारत के ऊपर इल्जाम लगाने का प्रयास करती है पाकिस्तान, या उनकी डीप स्टेट कह लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, या वहां की जो सरकार है पाकिस्तान की, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, वो भारत के ऊपर, पर अपनी इंटरनल सिचुएशंस नहीं काबू में आ रही। दिक्कत क्या है कि इंडिया के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने राशन मिल रहा है, तो जी। सर्वाइवल इज नॉट इशू, सर्वाइवल इशू नहीं है। आटा, चावल, तेल, चीनी, दालें, ये सब तमाम चीजें जो हैं भारत में फ्री दी जा रही हैं मोदी सरकार के दौरान, और ये कोविड के समय से चला आ रहा है और वो अभी भी बादस्तूर जारी है। तो सर्वाइवल खाने के लाले नहीं है, सर्वाइवल इज नॉट ए इशू। बच्चों के लिए एजुकेशन सरकारी स्कूलों में फ्री है, वर्दी फ्री है, किताबें फ्री हैं, सो एजुकेशन इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, वो भी एक चैलेंज नहीं है। फिर आयुष्मान आ गया, उसके अंदर हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर भी भारत के अंदर एक चैलेंज नहीं है कि आपको 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री मिल जाएगा। जहां एक तरफ पहले कि अगर आप स्टेंट नहीं डलवा सकते, पेसमेकर नहीं डलवा सकते, इलाज नहीं करवा सकते, तो मतलब बिल्कुल बेबस और मायूस होकर लोग देखते थे कि ये हमारे पिता हैं, हमारी बहन है, बेटी है, माता है, ये जो भी आपका रिश्ता है, कि ये अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, गुजर जाएंगे, कि हमारे पास हमारी हैसियत है नहीं, खर्च लें। या वो तमाम अपना घर, जमीन, जायदाद बेच के, कर्जदार होके, उसके बावजूद फिर जो है कहीं ना कहीं अपने लोगों को खो देते थे। अब ये तीन जो बड़े चैलेंज है वो पाकिस्तान में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, भूखमरी है, गरीबी है, गुर्बत है, महंगाई बहुत ज्यादा है, गैस के प्राइस, बिजली के प्राइस, आटा, चावल, तेल, चीनी, हम तमाम वो अशिया जो जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, वो हर एक वस्तु जो है वो किसी भी एक आम शहरी नागरिक के पहुंच से बाहर जा चुकी है। तो उसको भारत के खिलाफ विरोध में ये कह देना कि साहब इंडिया कर रहा है, या ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, या लोगों को ये कह भर के जी हमारा जो ग्लोबल पोजीशन है पाकिस्तान की, वो इतनी खूबसूरत है कि हम सेंट्रल एशिया पे, हमारे पास कि अल्लाह ने हमारे को ऐसी पोजीशन हमारे को वर्ल्ड मैप के ऊपर दी है कि नीचे समुद्र, ऊपर सेंट्रल एशिया, यहाँ पे हमारे पास सारा जो है खुला जो है हमारे पास मौका है कि हम कमा सकते हैं। ये 70-75 साल से बातें सुन रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि बड़ा हिस्सा जो है वो पाक फौज जो है वो बजट का भी और फॉरेन एक्सचेंज का भी, और जो आम नागरिकों के लिए, आम शहरियों के लिए जो चीजें जरूरी हैं, वो खर्चा भी फौज के खाते में जाता है, फौज के हिस्से में जाता है। सो इन चीजों से परेशान होकर मुसलसल लगातार तेल के पैसे बढ़ रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, चीनी, आटा, चावल, हर एक चीज पाकिस्तान के अंदर महंगी है। सस्ती है तो केवल और केवल इंसानी जान, इंसान की कीमत। और इन दोनों चीजों के अंदर एक मैं आपको फर्क बताता हूं, जो आपने कहा कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में
और बाकी तमाम पाकिस्तान के अंदर क्या अंतर है, वो बहुत बड़ा अंतर ये है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत एक बार नहीं अनेकों बार कह चुका है कि आप हमारे नागरिक हैं, आप हमारे शहरी हैं, यू आर अवर सिटीजन्स। और वो जो जमीन का हिस्सा है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वो हमारी जमीन है और हम उसको लेके रहेंगे। ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है। इसको जी, लेके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी, जो तमाम फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, और जो सुप्रीम है प्रधानमंत्री, वो भी इस बात को कह चुके हैं, और जो सबसे सुप्रीम है भारत की संसद, वो भी कह चुकी है। तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले नागरिकों के पास एक ऑप्शन है। उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो भारत के साथ जुड़ सकते हैं। और उनके पास एक इतिहास में से, तारीख में से एक उदाहरण भी है कि कैसे बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी के रस्ते लोग जो हैं, वो उन्होंने अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कही, वो आजाद हुए। उस वक्त ऑप्शन थी भारत के साथ मिलने की, पर तब वो इरादा नहीं था भारत का। इस बार इरादा बिल्कुल साफ है। और ये सोच के भी वहां के लोगों से, देखिए मेरा तारुफ है कहीं से, मेरी जान पहचान है, मेरी बात होती है, कहते हैं हमारे को इस बात की सोच के खुशी होती है कि क्या काश मोदी जैसा लीडर कल को हमारा लीडर होगा, कि हम कल को ये सीना ठोक के कह सकते हैं, कश्मीरी होने के नाते, गिलगिती होने के नाते, बालिस्तान के होने के नाते, कि मोदी हमारा लीडर है और हम मोदी के मुल्क के रहने वाले। जो पाकिस्तानी अक्सर छुप छुप के विदेशों में बोलते ही हैं कि हम इंडियन हैं, अपने पाकिस्तानी रूट्स को कोई एडमिट नहीं करता। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वहां पे एक अलग जो वहां पे जद्दोजहद है, वहां पे संघर्ष चल रहा है आजादी का। सो अंतर इतना है कि आम जो पाकिस्तानी है उसके पास शायद वो ऑप्शन नहीं है। उसके पास वो ऑन द टेबल जिसे कहते हैं ना, उनके पास बफे या लेड आउट, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरफ जाएं, किस तरफ ना जाएं। तो उनको वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है गरीबी, गुर्बत, और उसके लिए उन्होंने फौज के खिलाफ और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ विरोध भी किया। दूसरी तरफ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो भारत को चूज कर सकते हैं, भारत से साथ जुड़ सकते हैं, जबकि एक हाथ भारत की ओर से बढ़ाया भी जा रहा है। ये जो मौजूदा इस समय संघर्ष देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लोगों के मारे जाने की सूचनाएं आ रही हैं, ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई है? देखिए एक तो यहाँ की ना एक लोकल कमेटी है, उसका नाम है अवाम एक्शन कमेटी। अवाम से, जैसे आप जानते ही हैं कि उर्दू का लफ्ज है नागरिक के लिए, तो ये एक साधारण नागरिकों की एक्शन कमेटी है। और दो चीजें जहां पे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि जो हुकूमत है या सरकार है या जो वहां का निजाम है या वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, भुखलाई हुई है। पहले उन्होंने सीवियर और हार्ड मेजर्स लिए, गोलियां चलाई। 40 से अधिक जो लोग वहां पे, देखिए अब सच तो आता नहीं, पर जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो 40 के तकरीबन लोग मारे गए उसमें। और उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर जो है वो कंसेशन उन्होंने ऑफर करने शुरू कर दिए पाक सरकार ने। तो जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि जी हम 86 मिलियन डॉलर वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए हम एक रिलीफ पैकेज, एक एड पैकेज दे रहे हैं। तो देखिए इन इन एड पैकेजेस से कुछ नहीं होगा। कारण देखिए दो है। पहला, अगर आप जिनको आज तक 75 साल से द्वयम दर्जे का नागरिक, जिनको आप डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये द्वयम दर्जे के, सेकंड कैटेगरी के या सेकंड क्लास सिटीजन है, उनके लिए अगर आप एक रिलीफ पैकेज निकालते हैं, तो बाकी जो पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम है, उन्होंने कोई गुनाह कर रखा है क्या? आप पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ पैकेज क्यों नहीं निकालते? तो यहां का रिलीफ पैकेज जो है वो पाकिस्तान के लिए दर हकीकत बाकी पाकिस्तान में मुसीबत खड़ी करेगा। पर ये सिचुएशन कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। जब लोगों की आवाज को दबाने की, कुचलने की और उनको उनको मिटाने की कोशिश की जाती है, तो विरोध और बढ़ता है। तो ये महंगाई के खिलाफ, मुसलसल गुर्बत के खिलाफ, और खास तौर पे जो उस इलाके में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बावजूद उसके जब आपको महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, आपको महंगे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो वहां के लोग जो है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के, गिलगित बाल्टिस्तान के, उनकी आवाम के अंदर, उन नागरिकों के अंदर एक ठगे से ठगे जाने का एक भाव, एहसास है उनके अंदर कि हमारे रिसोर्सेस, हमारी जमीन, हमारा पैसा, हमारी बिजली, हमारे खनिज, उनको
पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और हम ही के ऊपर, हमारे ही ऊपर टैक्स लगा रहा है, या हमारे खनिजों को इस्तेमाल करके चाइना को उसका मुनाफा दिया जा रहा है, या हमारे रास्ते से चाइना के रास्ते जो सामान आ रहा है वो आम पाकिस्तानी को तो उसका मुनाफा, उसका बेनिफिट, उसका, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो पाक की हुकूमत पाकिस्तान हो, उन लोगों को तो उसका लाभ मिल रहा है। पर जो जिनकी जमीन, जिनके रिसोर्स, जिनकी बिजली, जिनका पानी, जिनके खनिज, उनको दबाया कुचला जा रहा है और उनके ऊपर एक्सेसिव टैक्सेशन लगाई जा रही है। और उसके पीछे जो है वो सबसे बड़ा कारण है चीन। चीन जो है वो पाकिस्तान को अपने डेट ट्रैप में फंसा चुका है। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। इनके पिछले प्रधानमंत्री वजीर आजम इमरान खान जो है वो कह रहे थे कि साहब हम अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, और हम भैंस से बछड़ा, और ये सब हम गधे बेच के, नहीं, ये उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा था कि हम ये कर सकते हैं, इससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो उसके एपी सेंटर में चीन है। अभी भी जो टोटल डिफेंस इंपोर्ट है पाकिस्तान का, वो पिछले दहाके में 69% वो चाइना से खरीद रहे थे, और आज ये नंबर बढ़ के 82% है जो इनका डिफेंस इंपोर्ट चाइना से हो रहा है। और अभी पीछे ही इन्होंने 039A/B युआन क्लास सबमरीन्स का जो है वो ऑर्डर है, और 8 इनके पास हैंगर क्लास जो स्टेल्थ सबमरीन्स है उसका इनका एक डिफेंस पैक्ट हुआ है जो 2028 तक चाइना ने डिलीवर करनी है। आप ये देखिए कि जब जो चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट है, और ये तो आम है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो तमाम दुनिया जानती है कि चाइना की चीज है उसकी कोई गारंटी, उसकी कोई वारंटी नहीं है, और चाइना का जो माल है वो चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये अपने डिफेंसेस को उन हाथों में दे रहे हैं, अपने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स उस मुल्क से खरीद रहे हैं, ये जहां के इक्विपमेंट का कोई भरोसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने तकरीबन 80% डिफेंस इंपोर्ट्स जो हैं वो आत्मनिर्भर कर लिए हैं। तो ये एक स्टार्क डिफरेंस है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज टेलीविजन का जमाना है, आप जैसे चैनल हैं और तमाम चैनल्स हैं जिनके रास्ते से लोगों को जो हुकूमत पाकिस्तान की चाहती है कि ये फीड किया जाए, जैसे पहले अखबारों पे, रेडियो पे, टेलीविजन पे, जैसे पीटीवी के ऊपर चलता था, या ये तमाम जितने पाकिस्तान के अंदर मशहूर एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको गन पॉइंट के ऊपर या उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट तक हुए हैं, उनसे खबरें चलाई जाती थी। तो अब हालांकि पाकिस्तान में जियो नहीं है, तो वहां पे डाटा महंगा है, पर फिर भी आम पाकिस्तानी, आम शहरी जो है वो इस बात से अवेयर है, इस बात की जानकारी रखता है कि उनके हमसाये मुल्कों में, उनके आसपास, चाहे वो भारत तो खैर बहुत आगे निकल गया ना दौड़ में, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, यहां तक कि अफगानिस्तान जो है उसकी करेंसी, उसकी इकोनॉमिक स्थिति, उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, या वो तमाम चीजें जिनको पाकिस्तान बोस्ट करता था, इस आज की डेट में अफगानिस्तान जो है, काबुल इज इन अ बेटर पोजीशन देन इस्लामाबाद। बिल्कुल सही अफगानिस्तान बात। इज मच बेटर पोजीशन देन पाकिस्तान आज भी। सही बात कह रहे हैं। आपने 2 चीज़ें कही हैं। एक चीन का भी ज़िक्र आपने किया है। हम जानते हैं कि चीन के पाकिस्तान कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर इलाके में गिलगित-बाल्टिस्तान में स्टेक हैं, और उसका वहाँ से लेकर के ग्वादर तक एक बाकायदा सीपेक। रोड भी है। जी हाँ, सीपेक। और उसके अपने हित हैं वहाँ से जुड़े हुए। आपको क्या लगता है रमनीक जी, अगले 5 साल में मोदी जब प्राइम मिनिस्टर होंगे ही, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि पीओजे के भारत का हिस्सा हो सकता है, और इसके ज़रिए हम चीन को भी एक तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, सबक दे सकते हैं, और कोई कन्फ्रंटेशन चीन के साथ भी हो सकता है इसको लेकर के? देखिए, इसके अंदर ना कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है जो आपने कहा कि क्या चीन के साथ कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो जिस वक्त ऐसे सूरत हाल, ऐसे हालात पैदा होंगे, उस वक्त हो सकता है कि चाइना भारत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे उनके पास आप भारत के दक्षिण में जो उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाते से
अपने अड्डे बनाए हैं या उन्होंने जहां जहां पे अपने बेसिस तैयार किए हैं, या जैसे उन्होंने पिछले दिन ही जो है बर्मा के अंदर उन्होंने जो एक साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, एक वहां पे आइलैंड जो है उसके ऊपर चाइनीज प्रेजेंस है, या हरबन टोटा के अंदर जो चाइनीज सर्वेलेंस और श्रीलंका, वेसल्स हैं, लिस्टिंग श्रीलंका, यस। वेसल्स हैं, तो वो चीजें हैं। या डायरेक्टली जैसे चाइना पाकिस्तान को स्टेल्थ क्लास के जो सबमरीन्स हैं, वो 8 सबमरीन सप्लाई करने की बात है। तो वो तमाम चीजें भारत को एज पे रखने के लिए, किनारे पे रखने के लिए, या भारत को हर वो मुमकिन प्रयास करने के लिए, चाहे वो बॉर्डर स्क्रिमिशेस हो, चाहे वो कोई ना कोई स्ट्रेस या टेंशन बिल्डअप करने की बात हो, वो निश्चित रूप से चाइना करेगा। बट मैं ये समझता हूं कि जिस वक्त ये एक लोकल लेवल के ऊपर जो आप हालात आज पाकिस्तान में, खास तौर पे आप पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, वो तो दूसरी एक थ्योरी ये है कि हो सकता है कि चाइना जो है, जहां एक तरफ ये स्क्रिमिशेस और एक टेंशंस बिल्डअप करे, दूसरी तरफ निगोशिएशन टेबल के ऊपर आके अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करे, और वो अगर फेल होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए। बिकॉज सी पैक का जो रूट है उसके ऊपर जो डिजायर्ड ट्रेड होना चाहिए था, जो जो 62 बिलियन के आसपास का इसके अंदर निवेश था, उसके हिसाब से वो उतना कामयाब नहीं है। और चाइना ने जो उनका मोटिव था कि उनको लॉलीपॉप दिखाना पाकिस्तान को ट्रेड का, और दर हकीकत दरअसल वहां पे ग्वादर के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करना, और तो ग्वादर जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं, चाइना के कंट्रोल में। पर एक जो बात हम मिस आउट कर रहे हैं सारे सिचुएशन के अंदर, वो ये है कि चाइना सिक्योरिटी सिचुएशन से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा परेशान भी है। जो जी हाँ। चाइनीज इंजीनियर्स हैं या वहां पे जो चाइनीज सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको निरंतर टारगेट किया जा रहा है, निरंतर उनकी किलिंग्स हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिससे चाइना बहुत अपसेट है। और ये एक दफा नहीं, ये कई दफा हो चुका है। और खास तौर पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आज चाइना के लिए आप मान के चलिए ग्वादर में है, वो ये है कि वो किस तरीके से अपने नागरिकों को वहां पे सुरक्षित रखे। क्योंकि जो एक पोर्ट का एरिया है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर तो चाइनीज अपने आप को फिर भी महफूज और सुरक्षित समझते हैं, पर जब वो बाहर निकलते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको बलोच विद्रोहियों का सामना करना पड़ता है। तो ये दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी में तो ये निश्चित रूप से चाइना एस्केलेट करने की कोशिश करेगा भारत के साथ। और दूसरी जो थ्योरी है, मेरे हिसाब से, जो आपका बड़ा पॉइंटेड सा सवाल था कि क्या अगले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हो पाएगा, तो मेरा जो आंकलन है, जो गणित हम देखते हैं, लगा रहे हैं, हो सकता है मेरा गणित सही हो गलत हो, 2027 तक यहाँ पे कोई बड़ा जो है निर्णय, जो एक जियोपॉलिटिकल चेंज शिफ्ट जो है, वो 27 के आसपास हो सकता है कि ये हो जाए। क्योंकि इससे ज्यादा जो पॉट बॉयलर है वो पाकिस्तान खुद भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान खुद, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से रेजिस्ट किया था पाकिस्तान ने पहले 1971 के समय में, उस तरीके की रेजिस्टेंस शायद आपको पाकिस्तान की ओर से इस बार देखने को भी ना मिले। कारण यह है कि ये पाकिस्तान भी भली भांति जानता है, वाकिफ है, इस बात से वाजे है कि ये जो इलाके हैं ये दरअसल हमारे इलाके नहीं, हमने अधिकृत कर रखा है, इनके ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है। और अगर इनको, इनके जाने से हमारी कुछ प्रॉब्लम्स घटती हैं तो वो घटें, पर जब तक पाकिस्तान भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर नहीं आता, जब तक पाकिस्तान भारत के साथ पीस ब्रोकर नहीं करता, शांति समझौते करके, जो खुला, जिसे कहते हैं ट्रेड, यातायात नहीं, ट्रेड, जो इसको तिजारत कहते हैं उर्दू में, तो जब तक वो तिजारत के रास्ते पे नहीं आएगा, तब तक तब तक पाकिस्तान की कोई गति नहीं है। पाकिस्तान कभी स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान को स्टेबल सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क कर सकता है, वो है भारत। भारत के साथ पीस ब्रोकर करने के बाद पाकिस्तान का जो भविष्य है, उनका फ्यूचर मुस्तकबिल जो है, वो उज्जवल है। और भारत के साथ जब तक वो लड़ाई में रहेंगे, झगड़े में रहेंगे, तब तक वो जैसे उनका नाश सर्वनाश हो रहा है, वैसे उनका होता रहेगा। और वहाँ मिलिट्री की जब तक चलेगी तब तक वो ये होने नहीं देगी, रमनीक सिंह जी। और उनकी चलते हैं। एग्जिस्टेंस इसके ऊपर निर्भर करती है। जी उनकी हाँ, सारी जी हाँ, एग्जिस्टेंस इसके ऊपर निर्भर करती है। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कुछ पीओजेके में इस समय चल रहा है,
पीओजेके के नागरिक जो हैं वो ये देख रहे हैं कि हम जिस भारत के अंग हैं, नागरिक हैं, उस भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर तो अब सरपट दौड़ने लगा है विकास के रास्ते पर। वहाँ अमन भी है, वहाँ अब अलगाववाद की आवाज़ें भी कुंद हो चुकी हैं, वहाँ पत्थरबाजी भी खत्म हो गई है, आतंकवाद भी खत्म हो गया है और चुनाव हो रहे हैं। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पीओजेके में जो घटनाएँ हो रही हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आप इधर देखेंगे? और दूसरे ये कि वो लोग भी जो वहाँ तमाम तरह की मार झेल रहे हैं, मार झेलने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हैं, फौरी तौर पर, दिमागी तौर पर क्या तैयार होंगे आगे के लिए? कि भई अगर कभी कोई ऐसी हो सिचुएशन जो 2027 की बात आप कर रहे हैं, तो वो तैयार रहेंगे भारतीय सेना का साथ देने के लिए? तो एक तो इम्पैक्ट क्या होगा हमारे लोकसभा चुनाव पर और दूसरा ये। देखिए, मैं बड़े वाज़ेह बताता हूँ आपको कि इट्स क्वाइट ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ की खुशहाली, हमारे यहाँ की तरक्की, उन्नति, प्रगति और विकास का असर पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हो रहा है। क्यों? कल्चरली स्पीकिंग जम्मू कश्मीर भारत का और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, यहाँ पे रिश्तेदारियां भी हैं, यहाँ पे बिल्कुल, कल्चरली भी एकता है। जो 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 एक सामाजिक ताना-बाना है, वो आज से कई वर्ष पहले और काफ़ी हद तक तो आपस में शादियाँ भी होती रही हैं और अभी भी होती हैं, तो परिवारों के अंदर साँझ भी है। तो ऐसा है कि सेंसरशिप जो है, वो एक सीमा तक ही काम कर सकती है, एक हद तक ही काम कर सकती है। तो डेवलपमेंट की जहां तक बात है, एक चीज होती है कि ह्यूमन एस्पिरेशन बोलते हैं जिसको, यानी कि जो ख्वाहिशें हैं, इंसानी ख्वाहिशें जो हैं, इंसानी ख्वाहिशें क्या है कि आपके पास रहने को अच्छा हो, आपके पास खाने को अच्छा हो, आपके पास कमाई के साधन हो, आपके बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित हो, आपके परिवार के लिए भविष्य सुरक्षित हो। जो ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं, वो सारी ह्यूमन एस्पिरेशंस जो है वो एक एलओसी के आपको ईस्ट की तरफ भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर आपको वो ह्यूमन एस्पिरेशंस फुलफिल होती नजर आ रही हैं। और ये कब हुआ? 370 के एब्रोगेशन के बाद, 370 के हटने के बाद, यहाँ पे जो तीव्र गति से, तेज गति से परिवर्तन आए, विकास हुआ, चाहे आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट्स हो, बस स्टैंड्स हो, सड़कें हो, या यहाँ पे गाड़ियों की कीमतें हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, जो आप रोजमर्रा में खाने की, देखिए आप गाड़ी रोज तो खरीदते नहीं, पर आपको आटा, दाल चावल चीनी सब्जियां तो आपको रेगुलर खरीदनी पड़ेगी ना। तो जो बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हर एक चीज के अंदर जब कंपैरिजन होता है, तो स्वाभाविक तौर पे लोग महसूस करते हैं कि हम इनके कब्जे में रह के आज तशद्दुद और हम पड़तारना जो है जिसे कहते हैं, या हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे अपने भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो हम उस मुल्क का हिस्सा, उस नेतृत्व का, उस हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं, जहां पे ये सब अशिया हमारे लिए, ये सब चीजें बिल्कुल मतलब इजीली अवेलेबल है और जिंदगी बड़ी सुखद हो जाएगी। इससे एक उदाहरण ध्यान में आता है कि वो किस्सा एक सुनता होता था मैं, कि ब्रेक थ्रू की बात करते हैं, जिसे आपने सवाल पूछा ना कि क्या ऐसा लोग वहां के, मैं तो आपको ही बताता हूं कि थॉट के अंदर ब्रेक थ्रू के ऊपर एक मैनेजमेंट के अंदर मैंने पढ़ा था कि एक मक्खी होती है, वो कांच के एक कमरे के अंदर बंद होती है, और उसको बाहर उस कांच की परली तरफ उसको सब चीजें नजर आ रही हैं, वहां खूबसूरत फूल हैं, वादियां हैं, जिन फूलों के ऊपर जाके वो मक्खी जो है वो रस पी सकती है और वो अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरती से गुजर कर सकती है। और वहीं वो शीशे के ऊपर टक्कर मार मार के, शीशे के ऊपर टक्कर मार मार के थक जा रही है, या वो जिसको हम कहते हैं कि मायूस हो रही है, होपलेस हो रही है। और उसी जिस जगह पे वो टक्कर मार रही है, उससे 2 फीट दूर दरवाजे के अंदर एक छोटी सी दरार है, एक दर्ज है, खुला है हल्का सा दरवाजा,
और वो उस दरवाजे में से अगर गुजर जाए तो उस दरवाजे में से गुजरने से वो सब चीजें जिसकी वो ख्वाहिश रखती है, उसको इच्छा है, वो उसको प्राप्त कर सकती है। तो ये दरवाजे का जो खुला रास्ता है वो दिखाने का काम बार बार पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने और हमारे डिफेंस मंत्री जी ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो दरवाजे का रास्ता दिखाने का बार बार प्रयास किया है कि देखिए पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों, आप हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। बल्कि मैं यहाँ पे एक जो मैंने आज से 2 साल तकरीबन पहले एक सुझाव जो है कोई रेलेवेंट अधिकारियों को और नेताओं को लिखा था, वो मैं पहली बार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चोर साहब। जी, जी। मैंने कहा था कि अगर हम उस इलाके को अपना इलाका मानते हैं, जैसा कि बार बार हमारी चाहे वो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का, या हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का जो बयान है उससे वाजे होता है, और अगर वो नागरिक भी हमारे हैं, दैट द लैंड एंड द पीपल बोथ वो हमारे हैं, तो हमारे को यहाँ पे चाहे दिल्ली में, चाहे कश्मीर में, चाहे जम्मू में या बॉर्डर के इलाकों में हमको ऐसे डेस्क सेटअप करने चाहिए, हमको ऐसे नंबर्स और हमारे को ऐसे ईमेल एड्रेसेस जारी करने चाहिए जहां हमारे वो नागरिक जो किसी दूसरे मुल्क की इलीगल ऑक्यूपेशन में है या उनकी गैर कानूनी ऑक्यूपेशन में है, वो सीधा हमसे ताल्लुक कर सके, हमसे संपर्क करके बता सकें कि साहब यहाँ पे ये पुलिस का अफसर है, यहाँ पे ये आर्मी का अफसर है या जवान है, या यहाँ पे ये सरकारी मुलाजिम है, या ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जो हमारे ऊपर यहाँ पे तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, आप इनके खिलाफ हमसे शिकायत लीजिए और इनका इलाज कीजिए। और उसके बाद वो डेस्क जो है, या तो वो सीधे तौर पे कॉल करके उनको कहें कि भाई यहाँ तो आप सुधर जाइए और हमारा कब्जा जो है वो बहुत जल्द वापस आने वाला है, या तो आप सुधर जाइए या जिस वक्त हम आएंगे हम आपका इलाज करेंगे और आपको चुन चुन के सुधारेंगे। एक दबाव जो है वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और जो पाकिस्तान की वहां की हुकूमत है उसके ऊपर भी एक प्रेशर होना चाहिए कि भारत ना केवल ये बातें कह रहा है, वो उसको वास्तव में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो ये कुछ एक कदम मेरा ख्याल है लेने चाहिए, और जगाने का काम जो है, रास्ता दिखाने का काम भारत की सरकार कर रही है। और अगर कुछ स्टेप्स जो है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में लिए जाएं, तो उनका भी बेनिफिट जो है आने वाले समय में हो सकता है। बहुत सही आपका सुझाव है। रमनीक सिंह जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। सत श्री नमस्कार। अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। जय हिंद।